नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर से आप लोग का हमारे ऑल इन वन चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 3 करने वाले हैं, जिसमें कुछ संगीत की महत्वपूर्ण परिभाषाएं बच चुकी थी। पिछले क्लास में हम लोग वर्ज्य स्वर और अल्प स्वर और बहुत स्वर तक किए थे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं तान से। तो सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप लोगों को अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे भी अपने दोस्तों को भेज दें। तो आइए देखते हैं तान। तान किसे कहते हैं? तो स्वरों को द्रुत लय अथवा आकार में बोलने को तान कहते हैं। यानी कि किसी भी राग को गाते हैं तो उस राग में लगने वाले स्वरों को जब हम लोग द्रुत गति में बोलते हैं आकार के माध्यम से, तो वो तान कहलाता है। तान से गति का विस्तार तथा वैचित्र्य की सृष्टि होती है। कहने का मतलब तान बोलते हैं तो उस राग में एक वैचित्र्य उत्पन्न होता है, विचित्र टाइप का उसमें एक समावेशन होता है, इसी को तान कहते हैं। अब हम लोग तान के प्रकार को देखते हैं। तो दोस्तों, तान कई प्रकार के होते हैं, जैसे सपाट तान, शुद्ध तान, कूट तान, मिश्रित तान, अलंकारिक तान, छूट तान, दानेदार तान, बराबर की तान, गमक की तान, लरंत की तान, फिरंत की तान, जबड़े की तान आदि आदि बहुत सारे तानें होती है। तो हम लोग राग परिचय के अनुसार ही इसको देखते हैं। तो पहला देखते हैं सपाट की तान। तो इसमें सपाट की तान में क्या होता है कि स्वर क्रमानुसार बोला जाता है, तो ये सपाट की तान कहलाती है। अगला है हम लोग का शुद्ध तान। तो शुद्ध तान में राग के आरोह अवरोह के समान बोला जाता है। यानी शुद्ध तान में क्या किया जाता है कि राग में लगने वाले स्वर को आरोह अवरोह क्रम में बोलते हैं, तो शुद्ध तान कहलाता है। कूट तान। तो कूट तान में स्वर टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी कूटना। तो जब हम लोग कूटा कुटी करते हैं तो कूटने का मतलब टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। तो जब स्वरों को टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं तो कूट की तान होता है। आगे है मिश्रित तान। नाम से यह स्पष्ट है, इसमें शुद्ध और कूट तानों का मिश्रण होता है, यानी शुद्ध क्रम आरोह अवरोह और इसके अलावा कूट तानों का भी मिश्रण होता है, इसलिए इसे मिश्रित तान कहते हैं। अलंकारिक तान। अलंकारिक तान में होता क्या है कि तान जब अलंकार का रूप धारण करता है तो अलंकार की तान कहलाती है। अगला है हम लोग का छूट का तान। तो झटके से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाना झटके की तान कहलाता है, यानी कि छूट का तान कहलाता है। छूट की तान में क्या है, झटके से ऊपर जाते हैं और झटके से ही नीचे आते हैं, तो छूट की तान कहलाता है। दानेदार तान। इसमें नाम से यह स्पष्ट है, दाना यानी किसी स्वर का कण लिया जाएगा, तो तानों में कण का प्रयोग हो, बराबर की तान। अगला है बराबर की तान। तो बराबर की तान में कोई तान गीत के बराबर में गाया जाए उसे बराबर की तान कहते हैं। नाम से भी स्पष्ट है बराबर की तान किसे कहते हैं। तो जब कोई तान गीत के बराबर में गाया जाए उसे बराबर की तान कहते हैं। अगला है हम लोग का गमक की तान। तो गमक की तान में क्या है, तो जिस तान में गमक का प्रयोग हो, यानी कि जिस तान को हम लोग गंभीरता पूर्वक बोले वो गमक की तान कहलाती है। आगे है लरंत की तान। तो लरंत की तान से भी स्पष्ट है कि लरंत का मतलब कि इसमें लयकारी को लेकर के बजाने वाले और गाने वाले एक दूसरे से लड़ेंगे। तो इसमें लय बदलती रहती है, घटते बढ़ते रहते हैं। तो इसमें क्या है, जो कलाकार है अपने अनुसार अपने क्षमता के अनुसार लय को बदलते रहते हैं, यही कहलाती है लरंत की तान। आगे है फिरंत की तान। तो वैसे तान जो सीमित स्वर समुदाय के अंदर घूमती रहे, यानी फिरंत की तान में क्या है कि जब कोई कलाकार किसी तान को बोलता है तो सीमित स्वर समुदाय के अनुसार, कुछ स्वरों का सीमित समुदाय होता है, उसी में आगे पीछे करता है, यानी ऊपर नीचे आता जाता है, ये फिरंत की तान कहलाता है। झटके की तान में होता है ये लरंत, यानी झटके से ऊपर जाना और झटके से नीचे आना। लेकिन फिरंत में क्या है, सीमित स्वर समुदाय को लेकर के आगे पीछे करना फिरंत की तान कहलाता है। आगे है जबड़े की तान। तो जबड़े की तान में है कि तान को जब जबड़े से बोला जाए तो उसे जबड़े की तान कहते हैं। एक संगीत में दुखद घटना भी है जबड़े की तान को लेकर के, जिसमें सादा रंग और आधा रंग
दो भाई होते हैं, तो किसी कलाकार से जब इनकी प्रतियोगिता होती है तो सादा रंग या आधा रंग, मुझे याद नहीं आ रही है, एक आदमी की इस जबड़े की तान को बोलने के बाद मृत्यु हो जाती है। आगे है हम लोग शुद्ध राग को देखते हैं। शुद्ध राग क्या है? तो इस राग में किसी दूसरे राग की छाया नहीं आती है, उसे शुद्ध राग कहते हैं। जैसे बिलावल, तोरी, यमन, ये सारे शुद्ध राग कहलाते हैं। आगे है छाया लग राग। तो छाया मतलब कि किसी दूसरे राग की छाया आती है तो छाया लग राग कहलाती है। तो जिसमें दो रागों का मिश्रण हो वो छाया लग राग कहलाती है। जैसे पूरिया, धनाश्री, भैरव, बहार, ये सारे राग छाया लग राग है। आगे आता है संकीर्ण राग। तो संकीर्ण राग में जाहिर सी बात है कि दो या दो से अधिक रागों का क्या होगा? मिश्रण होगा। तो जिसमें दो से अधिक रागों का क्या होता है? मिश्रण होता है। दो से अधिक रागों का जब मिश्रण हो जाए तो उसे संकीर्ण राग कहते हैं। जैसे भैरवी, पीलू इत्यादि। अब रागों के समय के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, पूर्व राग और उत्तर राग। तो इसे स्पष्ट तरीके से अगर समझा जाए तो पूर्व राग किसे कहते हैं? तो वैसे राग जो 12 बजे दिन से 12 बजे रात के बीच में गाया जाता है वो पूर्व राग कहलाती है। और उत्तर राग जो 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक गाई जाती है वो उत्तर राग कहलाती है। यहाँ तक तो आप लोग का सारे कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं आलाप। तो आलाप क्या है? तो पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आलाप क्या है? तो राग में लगने वाले स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने की प्रक्रिया आलाप कहलाती है। तान, स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने को तान कहते हैं। जैसे अलंकार तान, सपाट तान, छूट तान आदि जो भी हम लोग पीछे पढ़े हैं। वाद्यों में प्रयोग किए जाने वाले तानों को तोड़ा कहते हैं। यानी कि जो हम लोग तान बोलते हैं हारमोनियम पे, लेकिन उसी तान को अगर हम लोग किसमें बोले? वाद्य में बोले, तंत्री वाद्य में अगर इसको बजाए तो वो तोड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है? तोड़ा कहलाती है। अब आगे है बोल आलाप। तो बोल आलाप क्या है दोस्तों? तो जब गीत के शब्दों को लेकर आलाप करते हैं तो उसे बोल आलाप कहते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई राग गाते हैं, जागो, सॉरी अभी मेरा स्वर नहीं लग रहा है, जागो मोहन प्यारे, अगर इसी को बोलेंगे आलाप के माध्यम से बोलेंगे तो ये क्या है? क्या कहलाएगा? बोल आलाप कहलाएंगे। आगे है बोल तान। तो जब तान में गीत के शब्द प्रयोग करते हैं तो बोल तान कहलाती है। अब क्या करेंगे कि गीत के शब्द को लेंगे और द्रुत गति में बोलेंगे तो क्या कहलाएगा? वो एक तान का रूप ले लेती है तो वो बोल तान कहलाती है। अब है अवयव। अवयव, तो अवयव क्या है? तो प्रत्येक गीत के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे अस्थाई अंतरा, आरोह अवरोह, अस्थाई अंतरा, और उसके बाद में आरोह अवरोह भी गीत का ही भाग होता है। दूसरी चीज है अस्थाई अंतरा, संचारी और अभोगेरी गीत का भाग है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं लय। दोस्तों आप लोगों को स्पष्ट तरीके से मालूम होना चाहिए कि लय जो गति होती है उसी को लय कहते हैं। तो लय क्या है? तो गीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं? लय। ये गीत में लय 3 प्रकार के होते हैं। विलंबित लय जो बहुत धीरे गाया जाता है, धीरे का मतलब है कि उसकी स्पीड बहुत कम होती है। मध्य लय, ये मध्य स्पीड में, यानी कि न ज़्यादा कम और न ही ज़्यादा बेसी, ये मध्य स्पीड में गाई जाती है, इसलिए इसे मध्य लय कहते हैं। आगे है द्रुत लय। तो द्रुत मतलब कि तेजी। तो जब किसी गाना को द्रुत गति में गाते हैं, तेज स्पीड में गाते हैं तो वो कहलाती है द्रुत लय। आगे आज हम लोग का है मात्रा। फिर से हम लोग मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो संगीत में समय मापने के लिए मात्रा बनाई गई है, जो तालियों के बीच का समय एक मात्रा कहलाता है। यानी 2 तालियों के बीच का समय क्या कहलाती है? एक मात्रा कहलाती है। जैसे धा धा, इस तरीके से अगर 2 बार ताली बजाए तो ये क्या कहलाएगा? मात्रा कहलाएगा। ऐसा हम लोग 3 ताल को अगर ले तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। ये जो ताली बजती है इसमें, ये एक विभाग इसका 4-4 का होता है
तो इसके बीच वाले को क्या कहेंगे, मात्रा कहेंगे। आगे है ताल। तो विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को ताल कहते हैं, यानी विभिन्न मात्रा के विभिन्न समूह, अगर विभिन्न अलग अलग मात्रा का अलग अलग समूह है तो वो ताल कहलाता है। लय से मात्रा और मात्रा से क्या बना, ताल। जब कोई लय आया तो उससे मात्रा, यानी उसमें काउंट किया गया कि कितना उसमें मात्रा लग रहा है, और उस मात्रा से क्या बना दिया गया, ताल बन गया। आगे है विभाग। तो विभाग क्या है, तो सुविधा के लिए प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित कर दिया गया है। जैसे हम लोग कोई ताल ही पढ़ते हैं तो ताल में क्या है, रूपक ताल। तो ति ना धीना धीना, तो इसका विभाग क्या है, 3 2 2 का विभाग है। तो इसके बीच में लगने वाले इसके बीच के भाग को मात्रा कहेंगे, लेकिन जो खड़ी रेखा रहता है वो विभाग को दर्शाती है। प्रत्येक ताल के विभागों की संख्या निश्चित होती है। हम लोग भारतीय संगीत में पढ़ते हैं भी है कि जो भी ताल होती है उसके विभाग भी, कुछ विभाग होता है, उसमें कुछ मात्रा होता है, और वो पहले से तय किया हुआ रहता है। किसी भी ताल में 3 भाग होते हैं, ताली, खाली और सम। हम लोग जैसे 3 ताल है तो धा दिन निंदा, धा दिन निंदा, धा दिन निंदा, धा दिन निंदा। तो धा दिन निंदा, धा दिन निंदा, यहाँ पे क्या है, ताली बच जाती है, और उसके बाद में खाली होता है, लेकिन पहली मात्रा पे इसमें क्या है, सम मानी जाती है 3 ताल में। आगे है कलावंत। तो कलावंत क्या है, कलावंत हम लोग एक गायक को कहते हैं। गायक मतलब कि ध्रुपद गायक को। तो प्राचीन काल में कुशल ध्रुपद गायकों को, जो ध्रुपद गायन में पूरे तरीके से पूर्ण रूपेण कुशल हुआ करता था, उसे कलावंत कहा जाता था। ध्रुपद गायक जैसे हरिदास जी हुए, तानसेन हुए, बैजू बावरा हुए, ये सारे हमारे ध्रुपद गायक कहलाए। आगे हम लोग दोस्तों चलते हैं गीति के बारे में। तो गीति भी क्या है, संगीत का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसमें क्या है, गीति को अगर हम लोग देखें तो ध्रुपद की मुख्य 5 शैली थी। क्या थी गीति, क्या थी गीति का परिभाषा कैसे है, तो ध्रुपद की मुख्य 5 शैली थी, उसी को क्या कहा गया, गीति कहा गया। तो ध्रुपद की मुख्य 5 शैली कौन कौन थी, हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला था शुद्धा, भिन्ना, गौरा, बेसरा और साधारणी। इस तरीके से ये 5 गीति माना गया है। आज संगीत में अभी तक टोटल 5 गीति ही माना गया है, लेकिन कहीं कहीं पढ़ने पर देखा जाता है कि 7 गीति भी कुछ कलाकारों ने माना है। लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है कि हम अगर सही आंसर करने की बात है तो 5 गीति को ही प्रीफर कीजिएगा। तो ध्रुपद की मुख्य 5 शैली थी जिन्हें क्या कहा गया, गीति कहा गया। शुद्ध, अब अलग अलग जैसे 5 गीति शुद्ध, भिन्ना, शुद्धा, भिन्ना, गौरा, बेसरा और साधारणी थी। इसकी क्या विशेषता थी, तो शुद्धा में क्या था, इस गीति में मधुर और वक्र स्वरों का प्रयोग होता था। शुद्धा गीति में क्या था, मधुर और वक्र स्वरों का प्रयोग होता था। भिन्ना में क्या था, इस गीति में छोटे छोटे भिन्न भिन्न स्वर समुदायों द्वारा राग की मधुरता बढ़ाई जाती थी, कभी कभी गमक प्रयोग करते थे। भिन्ना में क्या था, तो फिर से सुन लीजिए, छोटे छोटे विभिन्न स्वर समुदायों द्वारा राग की मधुरता बढ़ाई जाती थी, और कभी कभी गमक का भी प्रयोग कर लिया जाता था। ये भिन्ना गीति कहलाता था। आगे है गौर। तो गौर में क्या है, इसमें उहाटी गमक का प्रयोग तीनों सप्तकों में दिखाया जाता था। एक गमक है जिसका नाम है उहाटी, तो उहाटी गमक का प्रयोग तीनों सप्तकों में दिखाया जाता था, ये गौरा कहलाता था। आगे है बेसरा। बेसरा क्या है, तो इस गीति में ठोड़ी को हृदय से लगाकर स्वर के चारों वर्णों का उच्चारण गंभीरता पूर्वक किया जाता है। बेसरा में क्या है कि ठोड़ी को, यानी जो ये ठोड़ी होता है, ठोड़ी को हृदय से लगा करके स्वर के चारों वर्णों का उच्चारण गंभीरता पूर्वक किया जाता था, बेसरा कहलाता था। आगे अब हम लोग चलते हैं बानी में। जैसे
ध्रुपद गायन का जो घराना कहलाया वो बानी के रूप में कहलाया। तो ध्रुपद गायक के कितने बानी हुए, तो हम लोग मुख्य रूप से 4 ही बानी पढ़ते हैं और किताब में भी इसका विवरण 4 ही प्रकार का दिया हुआ है। तो पहला है जैसे खंडार बानी, डागुर बानी, उसके बाद में है नौहार बानी और गोबर हारी बानी। पहला क्या है, खंडार बानी, डागुर बानी, नौहार बानी और गोबर हारी बानी। अब देखिए इसमें क्या है कि खंडार बानी का संस्थापक किन्हें माना जाता है, तो सम्मोहन सिंह थे। खंडार बानी का संस्थापक कौन थे, सम्मोहन सिंह। और ये जो है एक स्थान के नाम पर रखा गया खंडार के जगह पे, ठीक है ना। दूसरा है डागुर बानी, डागुर हरिदास जी इनके संस्थापक है। और दूसरा है नौहार बानी, तो नौहार बानी के संस्थापक है सुजान दास। आगे है गोबरहार बानी, इसका संस्थापक तानसेन जी को कहा जाता है। देखिए गोबरहार बानी को ही राजा कहा जाता है और डागुर बानी को मंत्री कहा जाता है क्योंकि तानसेन राज दरबार में थे तो राजा था। डागुर बानी के संस्थापक हरिदास जी थे जो तानसेन के गुरु थे, तो इसे मंत्री कहा जाता है। और खंडार बानी को सिपाही, और इस तरीके से नौहार बानी को अगर देखा जाए तो जनता के रूप में भी देखा जाता है। गीत, अब हम लोग आगे चलते हुए बहुत आगे बढ़ चले आए हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जितने भी परिभाषा बताई गई है ये सारे इंपॉर्टेंट है, NCERT बेस्ड है और राग परिचय से लिया गया है। गीत क्या है, तो स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना, स्वर और लय तालबद्ध की सुंदर रचना को गीत कहते हैं। गीत 2 प्रकार के होते हैं, निबद्ध और अनिबद्ध गान, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे आते हैं हम लोग वाग्यकार। तो वाग्यकार क्या है, तो प्राचीन काल में जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना दोनों में क्या होता था, प्रवीण होता था, उसे वाग्यकार कहते थे। गद और पद दोनों रचनाओं में क्या होते थे, प्रवीण होते थे, उसे वाग्यकार कहते थे। और यहाँ हम लोग ध्यान देंगे तो वाग्यकार को ही आज हम लोग लेखक के रूप में जानते हैं। विद्वानों के अनुसार क्रमशः मातु और धातु कहते थे, यानी गद पद को क्या कहते थे, मातु और धातु। संगीत रत्नाकर में उत्तम वाग्यकार के 28 गुण बतलाए गए हैं, यानी अभी जो आज के समय में लेखक है या प्राचीन काल में जो वाग्यकार कहते थे उसके टोटल 28 गुण बताए गए हैं। पंडित, अब पंडित किसे कहेंगे, तो जाहिर सी बात है ज्ञानी होता था। तो पंडित जो व्यक्ति कला में क्या हो, साधारण, लेकिन संगीत शास्त्र में असाधारण हो, अर्थात संगीत शास्त्र का विशेषज्ञ ज्ञान रखता हो, वो पंडित कहलाता है। यानी कला में तो साधारण हो सकता है, लेकिन संगीत शास्त्र में यानी कि उसके किताबी नॉलेज में वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, वो पंडित कहलाता है। अब देखिए नायक जो व्यक्ति संगीत में नई रचनाएं रचता है, नायक कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को संगीत तथा शास्त्र दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे आज के समय में हम लोग देख सकते हैं गायक को, नायक किसे कहते हैं, गायक को। तो जो व्यक्ति संगीत में नई रचनाएं करता है वो नायक कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को संगीत तथा शास्त्र दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब होता क्या था, पुराने समय में गुरु जैसा सिखाया वैसा ही प्रस्तुति करे, वो क्या कहलाया, नायक कहलाता था। लेकिन थोड़ी बहुत परिवर्तन के बाद गायक का भी जो परिभाषा है वो इसी के जैसा होता है। नायक में बस ध्यान देना ये है कि जैसा गुरु सिखलाते थे वैसा ही वो प्रस्तुत करते थे, वो नायक कहलाता था। लेकिन गायक क्या है, जो व्यक्ति गुरु से शिक्षा प्राप्त करके
अपनी शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातों को जोड़ता है वह गायक कहलाता है। तो नायक और गायक में अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए। नायक कौन है? तो गुरु से शिक्षा प्राप्त किया और उसी के अनुसार उसे प्रस्तुत किया, वह नायक कहलाया। गायक कौन है? जो गुरु से शिक्षा प्राप्त किया लेकिन अपने अनुसार अपने अभ्यास के बाद उसमें नए नए चीज को जोड़ता है, वो गायक कहलाता है। वाग्यकार जो है वो रचना करता है, पंडित जो है वो क्या करते हैं? ज्ञाता होते हैं शास्त्र के। अब अल्पत्व बहुत ये पहले भी पढ़ चुके हैं। जब किसी राग में किसी स्वर का बहुत कम प्रयोग होता है तो अल्पत्व कहलाता है। इसे लंघन भी बोलते हैं और बहुत को अलंघन भी बोलते हैं, यानी अलंघन ना, यानी लांघ के नहीं जा सकते हैं। संगीत रत्नाकर में दोनों के दो दो प्रकार बताए गए हैं। लंघन, लांघ करके जाना, अगर लांघ करके जाइएगा तो अनभ्यास, अल्पत्व यानी उसका अभ्यास नहीं होगा। अलंघन जिसको आप लांघ करके नहीं जा सकते हैं, इसे बहुत या फिर अभ्यास बहुत कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। गान, गान क्या है? तो गान हम लोग का अभी जो टॉपिक है अब गान है। तो गान जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, निबद्ध और अनिबद्ध गान, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए अर्ध दर्शक स्वर। अर्ध दर्शक स्वर नाम से स्पष्ट है कि अर्ध दर्शक स्वर वैसे स्वर जो आधा हो या फिर बीच में हो, ऐसा ही हो सकता है। तो आइए हम लोग इसके परिभाषा को देखते हैं। तो उत्तर भारतीय संगीत में मध्यम स्वर का बड़ा महत्व है। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी राग का गायन समय दिन है अथवा रात है। मध्यम स्वर को अर्धदर्शक स्वर कहते हैं, क्योंकि मध्यम ही क्या है? बीच में है। 7 स्वरों के बीच में कौन है? मध्यम। सा रे ग प ध नि, इसके बीच में कौन है? म आता है। नेक्स्ट आता है, हम लोग परिभाषा में बढ़ते हुए अब लगभग खत्म होने के कगार पे हैं हम लोग, परिभाषा सारी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट आता है मार्गी संगीत। तो गंधर्व संगीत, और इसे गंधर्व संगीत या फिर मार्गी संगीत भी कहते हैं। तो प्राचीन काल में इसे मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता था। मार्गी संगीत कहलाता है। विशेषता इसके क्या थे? तो मार्गी संगीत शब्द प्रधान होता था। इसके नियम जो होता था, जो कठोरता से पालन करना पड़ता था। यह अचल संगीत था। अचल यानी इसमें कुछ बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। उद्देश्य मोक्ष प्राप्त था, यानी मार्गी संगीत का उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्ति। मार्गी संगीत की रचना मार्गी संगीत की रचना जो है वो ईश्वर द्वारा निर्मित मानी जाती है। यानी मार्गी संगीत की रचना कौन किए थे? तो ईश्वर यानी भगवान ने किया था। आगे है, आधुनिक समय में मार्गी संगीत का कोई स्वर रूप नहीं मिलता है। यानी जो मार्गी संगीत है अब उसका कुछ भी साक्ष्य नहीं मिलता है। अब हम लोग परिभाषा को देखते हुए हम लोग आगे हैं, बहुत आगे। देसी संगीत अथवा गान। तो देसी संगीत यानी लोक संगीत होगा, गान गीत होगा। तो जो गान हम लोग गाते हैं देसी संगीत अथवा गान कहलाता है, यानी देसी संगीत को ही गान कहते हैं। तो जो गीत हम लोग गाते हो वो क्या कहलाता है? देसी संगीत या फिर गान। इसमें मनोरंजन शक्ति होने के कारण देसी संगीत प्रचलित हुआ। देसी संगीत में क्या है? मनोरंजन करने की शक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बहुत प्रचलित भी है। इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना है, यानी देसी या फिर गान का क्या है उद्देश्य? मनोरंजन करना। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो इसमें मार्गी गीतों के समान कठोर नियम का पालन नहीं करना पड़ता है। यानी जिस तरीके से मार्गी संगीत में कठोर नियमों का पालन करते हैं, देसी संगीत या फिर गीत में, गान में कठोर नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। आगे है, यह
चल संगीत होता है। चल मतलब कि उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। यह चल संगीत होता है। गायक इसमें कुछ परिवर्तन अपने इच्छानुसार वह स्वतंत्र होता है, इसमें परिवर्तन कर सकता है। अब आगे है स्थान। प्राचीन काल में स्वरों के छोटे छोटे समूह को स्थान कहते थे। स्थान किसे कहते थे? तो प्राचीन काल में स्वरों के छोटे छोटे समूह को स्थान कहते थे। अब इसका प्रयोग नहीं होता है। आगे है मुख्य चालक। तो मुख्य चालक क्या है, अब इसको देखते हैं। तो प्राचीन काल में स्वर सौंदर्य के विभिन्न उपकरण होते थे, यानी स्वर की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलग अलग उपकरण होते थे, जैसे कर्ण, मीड, अलंकार, गमक आदि के साथ राग का विस्तार करने को मुख्य चालक कहते थे। मुख्य चाल या मुख्य चालक क्या है? तो जब किसी राग को विस्तार करते थे उसमें सुंदरता लाने के लिए, तो मुख्य चाल या मुख्य चालक कहलाता था। आगे हम लोग आक्षिप्तिका। आक्षिप्तिका, तो आक्षिप्तिका क्या है? तो प्राचीन काल में स्वर तालबद्ध शब्दों को आक्षिप्तिका कहते थे। यानी कि प्राचीन काल में जो स्वर तालबद्ध हुआ करता था, तालबद्ध शब्दों को, यानी जो शब्द तालबद्ध हुआ करता था वो आक्षिप्तिका कहलाते थे। अब देखिए, प्राचीन काल में प्रचलित प्रबंध, वस्तु और रूपक, और वर्तमान काल में प्रचलित ध्रुपद, धमार, और उसके बाद में है ख्याल और ठुमरी आदि आक्षिप्तिका के अंतर्गत आते हैं। यानी प्राचीन काल में क्या क्या था? तो प्राचीन काल में जैसे प्रबंध था, प्रबंध गायन, वस्तु और रूपक। लेकिन वर्तमान काल में ये क्या है? ठुमरी, धमार, ख्याल, रूप, ध्रुपद आदि जो है आक्षिप्तिका के अंतर्गत आते हैं। आक्षिप्तिका, या इसका और दूसरा परिभाषा क्या दूसरी विशेषता क्या हो सकती है? तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि निबद्ध गान अर्थात गीत के प्रकार आक्षिप्तिका कहलाते हैं। यानी जितने गीत के प्रकार हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? आक्षिप्तिका कहलाते हैं। अब आते हैं अपन्यास। प्राचीन काल में गीत के विभागों और उप विभागों के अंतिम स्वर को अपन्यास कहते थे। यानी प्राचीन काल में क्या होता था? गीत के विभागों और उप विभागों, एक विभाग और उसके नीचे उप विभागों के अंतिम स्वर को, विभाग और उप विभाग के अंतिम स्वर को क्या कहते थे? अपन्यास कहते थे। अब आइए अपन्यास की क्या क्या, अपन्यास के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। अपन्यास का दो भेद कौन कौन सा है? एक है संन्यास और दूसरा है विन्यास। तो एक एक करके इसको देखते हैं। संन्यास किसे कहते हैं? तो जिस स्वरों पर गीत के प्रथम खंड के विभिन्न उपखंड समाप्त होते हैं वे संन्यास कहलाते हैं। यानी जाहिर सी बात है, संन्यास कौन सा है? जिस स्वर पर, समझिएगा, जिस स्वर पर गीत के प्रथम खंड के विभिन्न उपखंड, यानी प्रथम खंड के विभिन्न उपखंड समाप्त होते थे वे संन्यास स्वर कहलाते हैं। यानी कि प्रथम खंड का जो विभिन्न, फिर से सुन लीजिए, जिस स्वरों पर गीत के प्रथम खंड के विभिन्न उपखंड, प्रथम खंड के विभिन्न उपखंड क्या होते हैं? समाप्त होते हैं, वे संन्यास कहलाते हैं। अब विन्यास क्या है? तो गीत के विभागों के प्रथम उप विभागों के अंतिम स्वर को विन्यास कहते हैं। क्या है? फिर से सुनिए विन्यास का। विन्यास किसे कहते हैं? तो गीत के विभिन्न भागों के, भागों मतलब अस्थायी अंतर, विभिन्न भागों के प्रथम उप विभागों के अंतिम स्वर, प्रथम उप विभागों के अंतिम स्वर को
विन्यास स्वर कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग अब लास्ट परिभाषित शब्दों में आ चुके हैं। तो लास्ट है बिदारी। तो जाहिर सी बात है, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि गीत के खंडों को क्या कहते हैं, बिदारी कहते हैं। यानी प्राचीन संगीत में गीत अथवा स्वर समुदाय के विभिन्न खंडों को बिदारी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? आधुनिक समय में इसका प्रचलन नहीं है। यानी इसका विशेषता क्या है? विशेषता क्या मतलब कि एक गुण है कि प्राचीन काल में बिदारी का प्रयोग होता था, यानी गीत के अलग अलग खंडों का प्रयोग होता था, उसे बिदारी कहते हैं। लेकिन अभी के समय में, वर्तमान समय में इसका प्रचलन नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये संगीत के पूरे परिभाषित शब्द कैसा लगा, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। फिर हम अपने गुरु हरिशंकर वर्मा जी को फिर से नमन करना चाहता हूँ, चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। अगर दोस्तों आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, ऑडियो लेवल ही है, तो अच्छा लगा है तो कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना राय विशेष करके हमें इस चैनल पे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।